जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में पाई के बारे में समझते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि पाई का मान 22/7 या 3.14 यह निकटतम मान है, यानी इसका अप्रॉक्स मान है। तो हम इस वीडियो में समझते हैं कि यह मान कितना हद तक सही है या फिर गलत है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, पाई एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब होता है यूनान। यूनान देश को हम लोग ग्रीक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ग्रीक मतलब कि यूनान। तो पाई का जो खोज है वह यूनान देश से हुआ है, यानी पाई की शुरुआत जो है वह यूनान देश से हुआ है। इसीलिए हम लोग पाई को ग्रीक वर्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पाई को सबसे पहले जो है एक कांस्टेंट के रूप में प्रयोग किया गया। वह कांस्टेंट किसका मान है? तो परिधि बटा व्यास। आप पढ़े होंगे कि ये वृत्त है और वृत्त का जो बाहरी जो रेखा दिख रहा है जिसमें खींचा गया लाइन, ये परिधि है और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग व्यास। तो परिधि और व्यास के अनुपात को, रेशियो को कांस्टेंट के रूप में वैल्यू में लिया गया है पाई। अब समझिए ये नियम दिया किसने? तो आप नाम सुने होंगे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज भौतिक में भी, फिजिक्स में भी उनका नाम है आर्किमिडीज लॉ, जो पानी पे वाटर में पढ़ाया जाता है आर्किमिडीज लॉ। तो उन्होंने, यानी आर्किमिडीज जो थे वो भौतिक शास्त्री तो थे ही, बट उन्होंने मैथ में भी इन्होंने पाई का शुरुआत उन्होंने ही दिया था। उन्होंने सबसे पहले देखा कि जितने भी पहिए होते हैं, जब आदमी आदिमानव के रूप में था, यानी हम लोग जब आदिमानव के भेष में थे, तो उन्होंने देखा कि उस समय जो चक्के होते थे, गाड़ी वगैरह, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को कैरी करना होता था, तो पहिए थे वो पूर्णतः जो है ऐसे गोल नहीं होते थे, ऐसे वे करके वे उनका पहियों का साइज था ऐसे करके, यानी कंप्लीट वह गोल नहीं होता था। तो अब आप समझिए अब थोड़ा सा कि पहिया, अगर सपोज कीजिए कि पहिया जो है इस शेप में हो, यानी कंप्लीट गोल ना हो, तो क्या होगा? चलने में बहुत दिक्कत होगा, ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें जो है बहुत कठिनाई होगी। सपोज कीजिए कि ऐसे लेकर के हम चले गए किसी खेत में, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा चलने में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पहिया को, जो इधर दिख रहा है वक्र हिसाब से, उन्होंने सोचा कि उसको हम गोल कर दें। तो फिर गोल करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया आर्किमिडीज ने। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि एक वृत्त लेकर के उन्होंने कई वृत्त खींचा। जैसे एक हम बता दे रहे हैं वृत्त, यहाँ पे एक और वृत्त बता दे रहे हैं छोटा। उन्होंने अलग अलग शेप के उन्होंने वृत्त खींचा, अलग अलग आकार के, छोटे, कुछ बड़े, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे छोटे। और वृत्त खींच करके उन्होंने देखा कि जितना बड़ा ये वृत्त का साइज हो रहा है, जितना बड़ा हो रहा है, यानी जो वृत्त जितना ही बड़ा है उसके अंदर का ये लाइन जो है उतना ही बड़ा होगा, उतना ही लंबा होगा। जैसे आप देखिए कि ये वृत्त जो है, अगर इसका ये जो परिधि है, इस लाइनिया को बोलते हैं परिधि, तो ये जो है ज़्यादा बड़ा है तो इसका अंदर का व्यास भी, लाइनिया भी बड़ा होगा। फिर अगर सपोज कीजिए कि ये छोटा वृत्त ले लिए, तो अगर ये छोटा वृत्त होगा, ये एरिया इसका यानी परिधि जो छोटा होगा, तो इसका व्यास भी छोटा, अंदरों का लाइनिया छोटा होगा। ये उससे भी छोटा है, तो इस हिसाब से उन्होंने देखा कि जितना वृत्त का परिधि जो है बड़ा होगा तो उतना उसका व्यास भी बड़ा होगा। इसी नियम का प्रयोग करके उन्होंने परिधि और व्यास के रेशियो को मिलाया कि परिधि का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही व्यास भी लंबा होगा। तब से एक फॉर्मूला चल गया कि परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाई। यानी वृत्त के परिधि और व्यास को अनुपात कहा जाता है, यानी वृत्त के परिधि और व्यास को पाई कहा जाता है, जो कांस्टेंट के रूप में आता है। देखिए, अगर बात करें कि सबसे पहले पाई का नाम और चिन्ह दिया किसने, तो सबसे पहले पाई का नाम और चिन्ह जो है विलियम जोन्स ने दिया था। विलियम जोन्स नामक साइंटिस्ट ने बताया कि पाई को ऐसे लिखा जाएगा और पाई इसको पढ़ेंगे। तो पाई का नाम और चिन्ह देने वाले विलियम जोन्स थे। तथा अगर मान की बात करें कि पाई का मान कितना होता है, तो हम अप्रॉक्स में लेते हैं 22/7। ये तो पता ही है कि 22/7 हम लेते हैं नियर अबाउट, और ये 3.1415 ऐसे करके लिया जाता है। बट हम लोग दशमलव के 2 ही अंक तक, स्थान तक हम पाई का वैल्यू लेते हैं। तो अगर दशमलव में बात करें तो 3.14 होता है, और बटा में बात करें तो 22/7। लेकिन यह पाई का मान 22/7 और 3.14 आप देख रहे हैं, वह क्या है? एक निकटतम मान है, अप्रॉक्स मान है, सन्निकटन, न कि इसका क्लियर मान है। ऐसे तो देखा जाए, अभी इसमें आगे बताएंगे कि पाई का जो वैल्यू है इधर 60 ट्रिलियन जो है ना, इधर आगे गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि पाई का जो है कितना स्थान तक है दशमलव का मान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 तक लिखा गया है ना। तो ऐसे करके जो है पाई का मान इधर आगे बढ़ेंगे तो 60 ट्रिलियन। 60 ट्रिलियन पता है कितना होता है आपको? ऐसे 60 ट्रिलियन मतलब होता है 62 होता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि 60 6 से 28 ले करके इस पर 11 को जीरो बैठा दीजिए, ऐसे करके
इस पे 11 जीरो बैठा दीजिए। इतना जो होता है ना, इसको बोलते हैं 62.28 होता है, तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 62 मानिए। तो 62 जो है ना, ये ट्रिलियन, इतना जो है दशमलव के आगे इसका स्थान जाएगा अंक। अब समझिए पाई का वैल्यू कितना बड़ा है। अभी तक जो है सुपर कंप्यूटर भी जो है पाई के वैल्यू को निकालते निकालते थक चुका है। जितना जनरेशन आगे आएगा, जितना खोज बढ़ते जाएंगे, साइंटिस्ट बढ़ते जाएंगे, उतना ही क्या होगा, पाई का वैल्यू जो है आगे बढ़ते जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये 62.8 करके इसे 11 जीरो, ये क्या है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है। अभी ये कम्प्लीटली सही नहीं है, तो इसीलिए पाई को हम लोग क्या बोला जाता है, इसका पाई का जो वैल्यू है ना, ये अप्रॉक्स नहीं होता है। लेकिन 22/7 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 22/7 का वैल्यू भी हो लगभग 3.14 करके यहाँ पे आता है। यानी दशमलव के 2-3 स्थान तक ही 22/7 का वैल्यू इसे मैच करता है। इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू जो है 22/7 के रूप में हम लोग ले लेते हैं। 3.14 से काफ़ी मैच करता है। आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, और 3.14 यानी पाई का जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। अब ऐसा कन्फ्यूजन क्यों होता है कि इसका वैल्यू जो है पाई अपरिमेय हो गया और 22/7 परिमेय, तो क्लियर हम बता चुके हैं। क्योंकि पाई जो है ना एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, और इसका जो वैल्यू होता है 3.14 करके ना 62 ट्रिलियन तक आगे जाएगा, उतना दशमलव के स्थान तक जाएगा। अब समझिए किस चीज़ का वैल्यू दशमलव के 62 ट्रिलियन स्थान तक आगे जा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह शांत है? नहीं। मैथ में आप पढ़े ही होंगे शांत और अशांत। तो शांत कब होता है, जब पूरा कट जाएगा। अभी भी उसके बाद भी कटा भी नहीं है, अभी उसके आगे निकलते जाएगा वो आगे। सुपर कंप्यूटर भी इसको एरर कर दिया है कि मतलब कि वैल्यू पॉसिबल नहीं है, फिक्स वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताइए कि पाई का जब वैल्यू जो है शांत नहीं है, अशांत है, तो ये परिमेय संख्या तो होगा नहीं। और उसके बाद से चूँकि रिपीट भी नहीं करता है, इसका अंक हर बार चेंज करके आते रहता है, कभी 6, कभी 2, कभी 5, कभी कुछ भी ऐसे करके चेंज करके आते रहता है। तो शांत भी नहीं है यानी अशांत है, और इसका रिपीट नहीं कर रहा है मतलब कि अनावर्ती है। तो आप मैथ में जरूर पढ़ेंगे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन चूंकि पाई का मान जो है दशमलव के 2-3 स्थान तक 22/7 के भाग दीजिएगा ना, तो इसका भी 2-3 स्थान तक काफ़ी मैच करता है। इसीलिए हम लोग पाई को नियर अबाउट 22/7 के बराबर ले लेता है, यानी पाई का मान, ताकि हम लोग क्या करें, मैथ में कैलकुलेशन में क्या हो, ईजी हो। अब समझिए पाई का जो ये वैल्यू है वो एक्यूरेट फिक्स नहीं है, ये कुछ हद तक ही सही है। इसका शुद्धतम मान जो है सबसे पहले आर्यभट्ट जो नामक साइंटिस्ट है, यानी इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका शुद्धतम मान निकाला पाई का। जो अब हम लोग पढ़ते हैं 22/7, ये अप्रॉक्स नहीं है, कुछ ही हद तक सही है। इसको हम लोग नियर यानी सबसे शुद्ध मान बात करें तो 355/113 जो होता है ना, सबसे शुद्ध मान होता है किसका, पाई का। अब रीजन समझिए शुद्ध मान क्यों होता है। चूँकि 22/7 को भाग देंगे तो 3.1415 करके आएगा, इसके बाद से इधर 22/7 का मान चेंज हो जाएगा। और पाई का मान जो होता है वो 3.14159292 करके इधर आगे चलता है। तो देखिए, तो ज़्यादातर इसको भाग देने पर दशमलव के 2-3 स्थान तक मैच कर रहा है, जबकि 355/113 का मान जो है ना काफ़ी आगे तक मैच कर रहा है पाई के वैल्यू से। तो इसीलिए पाई का वैल्यू 3.355/113 को शुद्ध मान लिया जाता है। बात आ गई कि आखिर हम लोग 22/7 का ही मैथ में ज़्यादा प्रयोग क्यों करते हैं, 355/113 को तो बहुत कम ही जगह प्रयोग होता है, लगभग ना के बराबर। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप थोड़ा सोचिए कि 22/7 वैल्यू छोटा है और 355/113 बड़ा है। तो अब हम इतना बड़ा कैलकुलेशन कहीं मैथ में रखेंगे तो गुणा भाग में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, दिमाग खर्चा हो जाएगा ज़्यादा। इसीलिए जो है ना हम लोग 22/7 को ही ले लेते हैं। और आपको पता होगा कि दशमलव के 2 ही स्थान तक जो होता है, लगभग 2 स्थान तक जो भी संख्या होता है उसका वैल्यू रखा जाता है, बाकी वाला संख्या को जो है वैल्यू छोड़ देते हैं। तो आपको ही पता होगा, इसीलिए हम लोग 22/7 का यूज करते हैं क्योंकि आसानी होगी। देखिए, पाई का जो एक्चुअल मान है, सबसे पहले मान, तो वो आर्यभट्ट नामक साइंटिस्ट के द्वारा पाई का मान सबसे पहले निकाला गया था। जो आर्यभट्ट हमारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट है, हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पाई का सबसे पहले मान जो है निकाला। अब देखिए, पाई का चूँकि कहा जाता है ना कि आर्यभट्ट का एक श्लोक था, उस श्लोक में जो यहाँ पे श्लोक लिखे हैं, इस श्लोक में जो है ना पाई का जो है ना, पाई और वृत्त के बारे में जो है ना वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट का श्लोक ठीक इस प्रकार है, चतुराधिकम शतमष्टशगुणम द्वादशशिष्टस्तथा सहस्त्राणम आयुष द्वशस्य विषकंभस्य आसनो वृत परिणाह।
ये इसी श्लोक का प्रयोग करके आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई का वैल्यू जो है 3.1 निकाला। अब आपके बात ये समझ में नहीं आ रहा होगा, दिमाग से ऊपर से निकल गया होगा कि इस श्लोक का प्रयोग करके आर्यभट्ट ने कैसे पाई का वैल्यू को परिकलित किया यानी निकाला। तो चलिए हम श्लोक का पहले अर्थ पे ध्यान देते हैं कि श्लोक का अर्थ क्या है। देखिए इस श्लोक का, चूंकि ये तो संस्कृत में श्लोक है, तो इस श्लोक को अगर देखा जाए ना तो इसका अर्थ को हम मैथ में लिखे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि 100 में 4 जोड़े। जैसे आपको बोला था चतुरांधिकम षष्ठ गुणम, यानी षष्ठ मतलब कि 100 में चतुरांधिकम माने 4 अधिक कीजिए। चतुर मतलब कि 4, अधिकम मतलब कि अधिक कीजिए। तो 4 सबसे पहले अधिक कीजिए, तो 4 अधिक करना मतलब कि जोड़ना होता है। शत मतलब कि 100 में, तो 100 में 4 अधिक कीजिए मतलब कि 4 जोड़िए। उसके बाद कहा गया कि षट गुणम, उसके बाद से कह रहा है षट बोलते हैं कि अष्ट गुणम यानी 8 को बोलते हैं, तो 8 से गुणा कीजिए। 62,000 जोड़ना है, यानी द्वाष्टिस अस्थता सहस्त्राणम, यानी 62,000 को जोड़ना है। उसके बाद से फिर कह रहा है कि आयु तत्द्वस्य 20 कंभस्य आसनो वृत्त परिणाम, यानी 62,000 जोड़ने के बाद से आपको भाग देना है 20,000 से। जो पूरा वैल्यू आएगा ना वो 20,000 से भाग देना है, और जो पूरा एक्यूरेट निकल के आएगा वो क्या है, पाई का वैल्यू है। जैसे आप इस प्रकार समझिए, बता रहे हैं। जैसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसको हम वैल्यू निकाल के बता रहे हैं कि कैसे इसको उन्होंने वैल्यू को ज्ञात किया था आर्यभट्ट के द्वारा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए आर्यभट्ट का जो श्लोक था उसको हमने मैथ के रूप में यहाँ पे कैलकुलेट करके और ये निकाला है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले कैसे पाई का मान 3.14 करके निकाला था। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जैसे उसमें था कि 100 में 4 जोड़िए, यानी 100 + 4, उसके बाद 8 से गुणा कीजिए, उसके बाद उसमें 62,000 जोड़ना है और फिर भाग देना है 20,000 से। अब इसको मैथ के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, अब गुणा 8 ये सब ऐसे उतर जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, अब ये मत समझिएगा कि बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले तो भाग देते हैं, उसके बाद ये जोड़ घटा होगा। बट यहाँ पे बोडमास का रूल नहीं लगाना है, क्योंकि उनके श्लोक में क्या था कि सीरियल चलना, जैसे श्लोक था वैसे हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि पहले 100 में 4 जोड़ लीजिए, तब 8 से गुणा कीजिए, तब 62,000 को जोड़ना है, और फिर से लास्ट में 20,000 से भाग देना है। तो ये आर्यभट्ट ने अपने श्लोक के हिसाब से सबसे पहले पाई के वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब समझिए पाई एक डे मनाया जाता है, पाई दिवस, जिसे 14 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। अब इसके पीछे एक रीज़न है कि 14 मार्च को ही पाई दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसको समझिए। आप एक साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन। चूँकि देखिए पाई का जो मान है ना 3.14, इस पर गौर से देखिएगा ना, इसके वैल्यू पर गौर कीजिएगा। 3.14 को ही गौर करना है, 3.14, इसको गौर कीजिएगा ना, तो इसी में इसका डे छुपा हुआ है, इसके मान में ही डे छुपा हुआ है। जैसे पाई दिवस का है 14 मार्च, इधर से लीजिए 14 ये डेट हो गया, और मार्च जो होता है वो तीसरे महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो गया तीसरा महीना। तो 3.14 मतलब क्या हो, इधर से लीजिए दाहिने से, ये 14 डेट हो गया मार्च, और ये 3 क्या हो गया, इसका महीना हो गया। तो पाई का मान में ही इसका छुपा हुआ है कि पाई दिवस कब मनाते हैं, यानी 14 मार्च। पाई जो दिवस मनाया जाता है वो पूरे दिन भर नहीं मनाया जाता है, उसका एक टाइम फिक्स है कि इसी एग्जैक्ट डेट पे जो है ना पाई दिवस को मनाना है। जैसे 14 पूरा मार्च जो हो गया वो पाई दिवस ही हो गया, बट उसका एक टाइम फिक्स है। जैसे बोलते हैं हम लोग कि शादी वगैरह होता है तो क्या होता है, एक मुहूर्त फिट होता है कि इसी टाइम पे जो है ना आपको शादी करना है। जैसे मुहूर्त जो होता है तो एक दिन में होता है, जैसे मान लीजिए किसी का शादी जो है ना अगले दिन, मान लीजिए कि फ्राइडे को या सैटरडे को होने वाला है, किसी एक दिन को होने वाला है सपोज कीजिए, तो वह दिन उसका हो गया क्या, उस दिन को होने वाला है। बट उस दिन में क्या होता है, एक मुहूर्त होता है कि 12 बज के इतना मिनट पर, या 1 बज के इतना मिनट पर, या 3 बजे या 10 बजे इतने बजे शुभ मुहूर्त है, यानी सही टाइम, एग्जैक्ट टाइम है, तो उसको बोला जाता है सही टाइम। तो पाई दिवस 14 मार्च को तो पूरा हो ही गया, बट इसका एक एग्जैक्ट टाइम है कि 1:59 में दिन में करना है। दिन मतलब कि पीएम मतलब दिन में होता है। अब ऐसा थोड़े होगा जी कि रात में हम बनाएंगे 1:59 पर कि टाइम देखेंगे कि 1:59 हो गया, उठो 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 पाई डे जिंदाबाद, पाई डे जिंदाबाद, ऐसा थोड़े होगा जी। दिन में मनाएंगे हम पाई दिवस। अब समझते हैं कि आखिर पाई दिवस जो है 14 मार्च को दिन में 1:59 पर ही क्यों मनाया जाता है।
तो इसके जानने के लिए आप पाई का मान 3.14159226 को पर ध्यान दीजिए। यानी पाई का जो मान होता है 3.14159226 यानी दशमलव के 7 अंकों तक ध्यान दीजिए। इसी में इसका पूरा लॉजिक छिपा हुआ है। मतलब इसका ये हुआ कि 3 जो है वो मार्च महीना दिखाता है और 14 जो है डेट दिखाता है। मतलब ये हुआ कि 14 मार्च को एक जो है वो टाइम दिखाता है 1:59 यानी 59 जो है वो समय दिखाता है और 26 जो है वो सेकेंड है। यानी 14 मार्च 1:59 और 26 सेकेंड पर पाई दिवस हम मनाते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक समझते हैं कि 14 मार्च को क्यों पाई दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक समझिए। अब इसको एक तरह से आप कोइंसिडेंट कह सकते हैं या एक तरह से आप दुर्भाग्य सौभाग्य कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हमने कुछ खोया तो हमारे लिए दुर्भाग्य हो गया, दूसरी तरफ हमने कुछ पाया तो हमारे लिए सौभाग्य हो गया। अब समझिए हम लोग क्या खोया और क्या पाया इस डेट को। आप नाम सुने होंगे स्टीफन हॉकिंग, साइंस में आप जरूर कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे स्टीफन हॉकिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप तो ज़रूर आपको ये सुनना ही चाहिए कि स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट है। अब समझिए स्टीफन हॉकिंग जो थे ना, उनको एक बीमारी थी, आपको पता ही होगा कि MND बीमारी। MND आप इमेज देखे होंगे, देखिए हम साइड में इमेज लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। वो कुर्सी पर हमेशा ऐसे करके बैठे ही रहते थे, मतलब कि उनका पूरा अंदर का जो नर्वस सिस्टम है ना वो पूरा ख़त्म हो चुका था। MND बीमारी आपको हम बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। MND को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो महान साइंटिस्ट जो हमारे स्टीफन हॉकिंग, उनका यही बीमारी था MND बीमारी, और इसी वजह से उनका पूरे शरीर में वो धीरे धीरे फैल चुका था। आप देखे होंगे कि कुर्सी पर ऐसे बैठे ही रहते हैं, ऐसे आवाज़ भी नहीं निकल पाता ऐसे ऐसे। तो वो 2018 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 14 मार्च 2018 की। सन मायने नहीं रखता है, बस मेन याद रखिएगा 14 मार्च। 14 मार्च दोनों में डेट क्या है, 14 मार्च दोनों में। तो जो स्टीफन हॉकिंग जो थे, इनकी मृत्यु जो है वह 14 मार्च 2018 को हो चुकी थी MND बीमारी की वजह से। अब समझिए उसी दिन जो था, अब एक समझिए कि हम कह सकते हैं क्या गुड लक कह सकते हैं या एक हमारा कोइंसिडेंट कहिए। उसी दिन आप नाम सुने होंगे साइंस के बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टाइन। इनका जन्म उसी दिन हुआ 14 मार्च को ही। अब सन अलग मैटर करता है कि 1879 ईस्वी में हुआ था, तो सन को नहीं ध्यान देना है, बस आप ध्यान रखिए 14 मार्च को, क्योंकि हम लोग पाई डे मना रहे हैं 14 मार्च को, तो केवल मार्च को ध्यान रखना है, वो भी 14 मार्च को। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो था वो 14 मार्च को हुआ था, और इसी दिन जो है हमारे एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की MND बीमारी से मृत्यु हो चुकी। तो हमने एक तरफ हमने इतने बड़े साइंटिस्ट को खो दिया, दूसरी तरफ हमें एक समझिए कि हमारे लिए एक गुड लक हुआ, एक हमारा सौभाग्य हुआ कि उसी दिन हमें एक बड़े साइंटिस्ट का जन्म हुआ। तो एक साइड हमने कुछ बहुत बड़ा खोया, तो दूसरी तरफ हमने बहुत बड़ा कुछ पा भी लिया। तो इन दोनों महान साइंटिस्ट के जो कोइंसिडेंट कहिए कि एक आदमी का जन्म और एक आदमी की मृत्यु एक ही डेट में हुई, तो इसीलिए हम लोग 14 मार्च को ही पाई डे मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका रीज़न है, अब इसको कोइंसिडेंट समझ सकते हैं। पाई का जो यूज है, तो सबसे पहले आप तो अगर स्टूडेंट है तो आप पाई का यूज समझते ही है। वृत्त वगैरह में जितना भी है, वृत्त के परिधि वगैरह या क्षेत्रफल, उस सब में पाई का प्रयोग होता है। उसके अलावा जितने भी कर्व चीज़ें होती है ना, टेढ़ी घुमावदार चीज़ें, उसमें हम लोग पाई का प्रयोग करते हैं उसको मापने में। जैसे त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति वगैरह में भी जो हम लोग पाई का यानी वृत्त, त्रिकोणमिति यानी स्पेशली क्या होता है वृत्त में, उसमें हम लोग पाई का प्रयोग करते हैं। आई होप आप पाई के बारे में समझ चुके होंगे। अगर इसके बाद आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।